नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटामिन। तो वाइटामिन को दो में डिवाइड करेंगे, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है ना, इनकी फर्दर दो क्लासेस हैं, नॉन बी कम्प्लेक्स और बी कम्प्लेक्स। नॉन बी कम्प्लेक्स में ना वाइटामिन सी आ जाता है, और जो बाकी बी कम्प्लेक्स है ना, इसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक आएगा एनर्जी रिलीजिंग, जो ATP NADH और FADH में प्रेजेंट होंगे ना, वो सारे, मतलब थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, बायोटिन और पेंटोथेनिक से। नेक्स्ट इज हिमाटोपोइटिक, तो ये फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये हमने ब्लड में भी पढ़ा था तो वहाँ से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट अदर, तो इसमें पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन जो बच जाएंगे वो सारे। और जो फैट सॉल्युबल है ना, ये A, D, E और K है। बस ये क्लासिफिकेशन की टेबल अच्छे से करनी है। नेक्स्ट इज फोलिक एसिड। जो फोलिक एसिड है ना, इसमें इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब एक अमीनो एसिड जो है ना, वहाँ से वो CH3 ग्रुप लेगा, मतलब मिथाइल ग्रुप, और उसको नेक्स्ट अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र करेगा। इसका फंक्शन यही है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है ना, वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF। मतलब अब इसका क्या रोल है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए THF की, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ना एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है कि डाइट का फोलिक एसिड वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और उसकी N10 फॉर्म होगी, N5 फॉर्म होगी, और N5 मिथाइलिन TH फॉर्म। तो जो एक में N10 है, एक में N5 है, दूसरी में N5 और N10 दोनों है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट याद करने की चीज़ है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या बना रहा है। मतलब जो N10 है ना, वो प्यूरिन बना रहा है, जो N5 है ये मिथ्योनिन बना रहा है, और जो बोथ N5 और N10 कंटेनिंग है ना, ये थायामिडीन बना रहा है। फिर जो फोलेट है ना, इसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेशन है, कि अगर मतलब जो फीटस है उसको ना फोलेट की ज़रूरत होती है, तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मदर फोलेट नहीं ले रही, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज कोबैलामीन। अब जो कोबैलामीन है, इसको विटामिन B12 कहते हैं। इनके सेकंड नेम अच्छे से याद करने अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसकी दो फंक्शन है। इसने एक क्या करना है, होमोसिस्टीन जो है ना, इसको कन्वर्ट करना है मिथियोनिन में, डीमिथाइलेशन करनी है, और दूसरा मिथाइल मेलानॉल कोए जो है ना, उसकी आइसोमराइजेशन करनी है। अब इसकी डेफिशिएंसी का भी सेम इफेक्ट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, CNS की सिम्टम भी होंगी। अब अक्सर ना फोलिक एसिड और इसके दरमियान में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसमें CNS वाली सिम्टम भी होंगी, वहाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोबैलामीन, तो ये क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन कोरिन रिंग होता है, जो कि पोरफायरिन में सेंटर में आयरन था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड लगा देंगे, और इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो 5-डीऑक्सो एडिनोसाइल कोबैलामीन है। मतलब कोबैलामीन में एक तो इससे ऑक्सीजन रिमूव कर देना, दूसरा इसमें एडिनोसिन ऐड कर देनी है। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सीरियल्स में होता है, लीवर में होता है, रेड मिल्क और डेयरी फीड्स वगैरह में होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके सोर्सेज अक्सर पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस, ये भी अक्सर पूछी जाती है। इसमें क्या होगा कि अगर ना वो है कोबैलामीन की कमी है, तो क्या होगा, N5 और N10 फॉर्म जो है ना, ये आपस में चेंज हो रही होती हैं, और इसमें क्या होगा कि मतलब ना ये दोनों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जब कोबैलामीन की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, N5 फॉर्म जो है ना, ये N10 में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसकी वजह से N5 जो है ना, ये अकामुलेट हो जाएगी, और जो N10 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जीन्स वगैरह और प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेंगी, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। इसकी वजह से क्या होगा, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन कैसे की है कि इसकी 2 to 5 मिलीग्राम जो है ना, वो स्टोर्ड भी होती है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो मतलब कुछ अरसे बाद हमें डायग्नोज होगी। दूसरा ये कि इसकी कमी होगी क्यों, एक तो डाइट में हम कम ले रहे हैं, या फिर ये है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, जिसने क्या करना है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स को ना डैमेज किया। अब इंटेस्टाइन जो है ना, इसकी सरफेस पे एक फैक्टर होता है, इसके ब्रश बॉर्डर पे, वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। अब होगा क्या कि जो कोबैलामीन है, ये जाके ना बॉडी में जाएगा, डाइट के ज़रिए जाके एक रिसेप्टर R से बाइंड करेगा। फिर ये रिसेप्टर जो है ना, रिसेप्टर और विटामिन का जो कम्प्लेक्स है ना, ये इंटेस्टाइन में आएगा। वहाँ आके जो विटामिन है ना, इसने जाके इंटेस्टाइन के इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करना है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन का कम्प्लेक्स जो है ना, ये एब्जॉर्ब होगा, और फिर जो विटामिन है, ये एक रिसेप्टर पे जाएगा और सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब क्या होगा, या तो लीवर डैमेज, सॉरी, अगर गैस्ट्रो वो हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, तो क्या हुआ, ये इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। या फिर ये हो सकता है कि जब गैस्ट्रेक्टमी होती है, तो उसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो गया, मतलब वो रिमूव जो हो गया, तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकेगी, और वही सेम सीन के N5 फॉर्म अकमलेट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब होता क्या है, जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, तो मतलब हम लोग ये करते हैं कि अब हमें ये नहीं पता चल रहा है ये कोबैलामिन डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, तो हम ये दोनों की सप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि
अगर हम सिर्फ फोलिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं और है कोबैलामिन डेफिशिएंसी, तो सीएनएस सिम्टम्स जो है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और सीएनएस डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों की ट्रीटमेंट करेंगे ताकि जिसकी कमी की वजह से हो रहा है वो पूरी हो जाए। तो ये अक्सर ऐसे क्यों पूछा जाता है कि मतलब इन दोनों की सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीएनएस वाले सिम्टम डेवलप ना हो। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी भी इसको कहते हैं। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ना वो एस्कॉर्बेट है। इसके दो फंक्शन है, एक तो इसने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ऐड करना है, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मैंने हीम वाले में बताया था कि Fe3 पॉजिटिव अगर हो तो हीम ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी। और दूसरे नंबर पर इसने क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजिन हो रही थी तो वहाँ पे जो ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा था, वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, टिश्यू मतलब वो हो जाएगी, स्कर्वी हो जाती है। और इसके अलावा जॉइंट्स में आर्थराइटिस वगैरह और जॉइंट्स के सारे वो हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब इसमें ना अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया क्यों होता है। तो इसकी काज ये है कि जब Fe3 पॉजिटिव है, इसको Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है विटामिन सी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव जो है ना ये Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो हीम में सारा Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, और मतलब हीम भी डिस्ट्रॉय होगी तो एनीमिया हो जाएगा। तो ये बात अक्सर ऐसे क्यों में पूछी जाती है, तो ये बात भूलनी नहीं है, ये रट लेनी है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है, उसमें यही है, स्पॉन्जी गम्स होंगी, लूज टीथ होंगी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, स्वैलन जॉइंट्स और फैटीग। अब ये अक्सर क्लिनिकल दिया जाता है। एक हमारे पास आया था कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी ना रिब्स वगैरह भी ना आगे की तरफ निकली हुई हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हैं, तो वो भी विटामिन सी ही था उसका आंसर, तो ये भी याद कर लेना है। उसके बाद है कि इसकी प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में ना इसका रोल होता है। अब अक्सर पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की 3 एंटी ऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल दें जो कि विटामिन है, तो इसमें विटामिन ई है और विटामिन सी है और बीटा कैरोटीन, मतलब विटामिन ए की फॉर्म है। तो ये 3 विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये बात भी याद कर लेनी है, ये एमसीक्यू में बहुत आती है। उसके बाद पायरिडॉक्सिन है, इसको विटामिन बी6 भी कहा जाता है। इसकी 3 एक्टिव फॉर्म जो है ना वो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, पीएलपी। इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से बनेगी, और ये इसका फंक्शन क्या है कि ये कोएंजाइम के तौर पे ऐड करेगा वेरियस रिएक्शन में। और इसकी 3 फॉर्म होते हैं, कि इसकी पायरिडॉक्सिन जो इसकी नॉर्मल फॉर्म है, फिर पायरिडॉक्सल है जिसमें क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्म बन गई है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है। और इसकी एक और फॉर्म है पायरिडॉक्सामीन, जिसमें क्या है, अमीन ग्रुप ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके 4 तरह के रिएक्शन होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक में पूछा गया होता है। तो ये 4 रिएक्शन में ऐसे रट लेने हैं। सबसे पहले ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन का मतलब है अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़ैलोएसीटेट और ग्लूटामेट कंबाइन हो रहे हैं, इनका अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है। नेक्स्ट इज डी अमाइनेशन, मतलब अमाइन अमाइन जो है ना वो रिमूव हो रहा है, अमीनो ग्रुप। तो क्या होगा, सीरीन जो है ना वो पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। तो जो हिस्टाइडीन है ना, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो ये हिस्टामीन बन जाएगा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, मतलब दो कंपाउंड मिल रहे हैं, तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए मिलके ना अल्फा अमीनो लेवलिक एसिड बना देंगे। अब ये 4 रिएक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको बोलना नहीं है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन ये भी अक्सर सिनेरियो में आ जाता है कि एक बंदा है, उसे टीबी हुई है, लेकिन उसको ना साथ में सिम्टम दी जाती हैं कि मतलब विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी वाली सारी सिम्टम। तो इसको मतलब क्यों ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं, तो इसकी रीज़न क्या होती है कि जब वो विटामिन बी6 ले रहा है ना, तो सॉरी, जो आइसोनियाजिड ले रहा है ट्यूबर क्लासेस की ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन, तो वो जो होती है ना विटामिन बी6 के फंक्शन को रिड्यूस कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी सिम्टम्स अपेयर होंगी, जिनमें फैटीग था, और इसके अलावा न्यूरोपैथी थी, और इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम भी थे कुछ। ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप ये सत्या से कर लें या गूगल कर लें, या थोड़ी देर तक मैं बताती हूँ बल्कि। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो अल्कोहलिक्स और ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही होती है ना, उनमें भी ये डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मतलब इनके बारे में भी पूछा जा सकता है सिनेरियो में। उसके बाद टॉक्सिसिटी भी हो जाती है पायरोडॉक्सिन, तो इसकी सिम्टम जो है ना वो न्यूरोपैथी होती है इसमें। ये ना आप एक दफ़ा गूगल कर लो कि इसकी एक्सेस की वजह से क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी की वजह से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें अक्सर सिनेरियो में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज थायामीन। थायामीन जो है ना इसकी एक्टिव फॉर्म जो है ना वो थायामीन ट्राइफॉस्फेट है, और ये एटीपी वगैरह में प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डिग्रेडेशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा कीटोल में वो होती है, इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा जो अल्फ़ा कीटो एसिड्स होते हैं ना उनकी डीकार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होती है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वगैरह में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में, वहाँ पे इसका फंक्शन है। तो जो जहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है ना वो सारी रिएक्शन, इसको याद करने का ये तरीका है। और उसके बाद
नेक्स्ट यही बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ना बेरी-बेरी होती है। अब जो एरिया है ना जहाँ पे पॉलिश राइस यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बेरी-बेरी जो है ना कॉमन है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक इसकी टाइप है वेट बेरी-बेरी और नेक्स्ट इज़ ड्राई बेरी-बेरी। तो वेट में क्या होगा, ओडिमा प्रेजेंट होगा और कार्डियक डायसफंक्शन, जबकि जो ड्राई होगी ना उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। तो ये वेट और ड्राई का डिफरेंस जो है ना वो अक्सर पूछा जाता है। और एक है इन्फेंटाइल बेरी-बेरी, मतलब जो नर्सिंग इन्फेक्ट्स में इन्फेंट्स में ऑब्जर्व होगी, जिनकी मदर्स को थायमीन डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से बेबी को भी होगी। नेक्स्ट इज़ वर्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत पूछी जाती हैं, पास देख लें सारी यही बातें आई हैं। अब इनमें क्या होगा, डेफिशिएंसी उनमें सीन की जाती है मेनली ना, ये अल्कोहलिक में देखी जाती है। तो इसमें क्या होगा, आई बाल्स का रिदमिक टू एंड फ्रो मोशन होगा और इंसेफेलोपैथी होगी, हेल्यूसिनेशन होगी। अब जो इंसेफेलोपैथी है ना, इसको वर्निक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, और जो कोर्साकॉफ हेलुसिनेशन होगी, तो इसकी वजह से इसको वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। अब ये ना सिनेरियो दिया जाता है कि एक बंदा आपके पास आया है, वो अल्कोहलिक है, वरना मतलब अल्कोहलिक नहीं मेंशन करते, ये कहते हैं कि एटेक्सिया है, आई बॉल उसकी मूव कर रही है टू एंड फ्रो, इसके अलावा इंसेफेलोपैथी है और डिमेंशिया है, तो और हेलुसिनेशन है। तो ये क्या डिजीज़ है, तो इसकी ये रीज़न क्या है, इसकी थायमीन डेफिशिएंसी और अल्कोहल कंपोज वो कंजम्पशन की वजह से हो रही है। नेक्स्ट विटामिन इज़ नियासिन। अब जो नियासिन है ना, इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है ना, वो एन और एन पॉजिटिव, मतलब निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब इसका फंक्शन सिंपली है, हमने हमेशा पढ़ा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कि मतलब रिडक्शन होगी, एन और एन में कन्वर्ट होगा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, बाकी उनकी ऑक्सीडेशन काज करेगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन जो होता है ना, वो 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन के इक्वल होता है। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो लीवर, लीन मीट, सीरियल और ग्रेन्स में है। इसकी ये सोर्सेज याद कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है 3D डिजीज़ क्या है। अब जो डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन है ना, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे प्लेग्रा कहते हैं। अब प्लेग्रा की सिम्टम 3 डिजीज़ है, मतलब डिमेंशिया, डायरिया, डर्माटाइटिस और डेथ। तो इसकी इन डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस की वजह से ना इसको 3D डिजीज़ कहा जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ 3D डिजीज़ या फिर व्हाट इज़ प्लेग्रा। तो इसमें ये 3 बातें बहुत अच्छे से याद करनी है, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस और डेथ, ये 4 चीज़ें। उसके बाद हार्ट नर्व डिसऑर्डर। अब जो हार्ट नर्व डिसऑर्डर होता है ना, वो होता प्लेग्रा लाइक है, लेकिन उसकी काज जो होती है ना, वो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है। और कॉर्न बेस्ड डाइट्स जो होती हैं ना, उसकी वजह से भी प्लेग्रा होता है। अब जो सिनेरियो है, इसमें पूछा जाएगा कि एक बंदा है मुसलसल कॉर्न कंज्यूम कर रहा है, तो उसे ये क्यों हो रहा है, मतलब कि ये सिम्टम्स क्यों आ रही हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि कॉर्न में क्या है, नियासिन नहीं होती ज़्यादा, तो इसकी वजह से उसे नियासिन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जो नियासिन है ना, इसका एक फ़ायदा है कि अगर ये एक्सेस में हो जाए, तो ये जो होता है ना, हाइपरलिपिडीमिया को प्रिवेंट करते हैं। अब जो हाइपरलिपिडीमिया होता है ना, इसमें क्या होता है, फ्री फैटी एसिड मिलके ना ट्राई एसाइल ग्लाइसोल बनाते हैं, टैग। अब जब क्या होगा, ये जाके ना लिपोलिसिस को इनहिबिट करेगा, कि जो फैट है ना वो ब्रेक नहीं होंगे। जब फैट ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्री फैटी एसिड नहीं होंगे, इसे ट्राई एसाइल ग्लाइसोल नहीं होगा, नहीं बनेगा। जब ट्राई एसाइल ग्लाइसोल नहीं बनेगा तो VLDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से ना एक्सेस ऑफ नियासिन की वजह से क्या होता है, फ्लशिंग हो जाती है, मतलब रेडनेस ऑफ स्किन। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए नया वो एस्प्रिन यूज़ की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा विटामिन है, लेकिन ये बहुत अच्छे से, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ना, ये तीनों बातें अच्छे से कर लेनी है, ये अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन जो है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म है फ्लेविन एडिनिन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN और FAD। हमने हमेशा से ये पढ़ा है, मतलब FSC में पढ़ा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डर्माटाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, मतलब जो टंग है ना वो रेड हो जाती है कॉर्नर्स पे, ग्लोसाइटस। और चिलोसिस जो होता है ना, वो फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, मतलब माउथ के कॉर्नर से फिशर टाइप बन जाते हैं। नेक्स्ट इज बायोटिन। अब जो बायोटिन है ना, ये कोएंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इसने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर के तौर पे एक्ट करना है। अब इसका ना एक और सिनेरियो पूछा जाता है, वो ये है कि जो रॉ एग होता है ना, उसमें एक प्रोटीन होती है एक्सेस में, एविडिन। अब जो बंदा ना 16 से ज़्यादा रॉ एग एक दिन में खा रहा है, तो उसकी वजह से ना क्या होगा,
उसको सिम्टम डेवलप होंगी डर्माटाइटिस, ग्लोसाइटिस, लॉस ऑफ एपिटाइट और नौजिया। अब इसकी खास क्या है कि जो एविडीन है ना, इसने बायोटीन की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करना है और उसकी वजह से ये सिम्टम अपेयर होंगी। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि मतलब बंदा है एक, वो राग कंज्यूम कर रहा है और इसको ये सिम्टम आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो हम इसका यही बताएंगे कि वो राग में एविडीन है जो कि जाके बायोटीन को डिक्रीज़ कर रही है और इनिबिट कर रही है। सॉरी, ग्रेटर देन 20 एग्स पर डे है, मैंने 16 बोल दिया है। और रॉ एग मतलब कच्चा अंडा है, दूसरे वाला नहीं है। उसके बाद लेकिन अक्सर ना ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, बस यही कहा जाता है कि एग कंज्यूम करें। तो जिस तरह का भी आएगा तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये बायोटिन डेफिशिएंसी हो रही है। और इसके अलावा इसमें मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी का बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलेज जो डेफिशिएंसी है ना, वो अक्सर बंदों में डेवलप होगी। तो इस कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए ना बायोटिन सप्लीमेंटेशन वो की जाती है, ताकि बायोटिन कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे एक्ट करें। नेक्स्ट इज पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड होता है ना, ये इथाइल ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा। अब इसकी 3 फॉर्म है, इसाइल को है, सक्सिनाइल को है, एसिटाइल को है। मतलब इसाइल वाली सारी चीज़ें लिख देनी। इसके सोर्सेज में एग, लीवर और यीस्ट है। नेक्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए विजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम में इंपॉर्टेंट है और इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने अर्लियर बताया था कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। इसकी जो है ना 4 फॉर्म है। एक रेटिनोल है जो कि अल्कोहल है, बीटा आयोनोन रिंग इसमें प्रेजेंट होगा। एक है रेटिनल, इसमें क्या होगा, इसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो रेटिनल एक एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट इज रेटिनोइक एसिड। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे और रेटिनोइक एसिड बन जाएगा। तो उसके बाद बीटा कैरोटीन है, जिसमें क्या होगा, 2 रेटिनॉल जो है ना वो बीटा आयोनिन रिंग मिल के ना बीटा कैरोटीन बना रहे हैं। तो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगी कि जो फूड है ना, इसमें रेटिनाइल एस्टर्स प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन में आके ना ये रेटिनोल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं, फिर ये एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब जब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन में आएंगी ना, तो म्यूकोजा में आके ना ये फिर से क्या होंगी, एस्टर्स में कन्वर्ट होंगी, रेटिनोल एस्टर बनेंगी और ये जाके ना काइलोमाइक्रोन का कंपोनेंट बनेंगी और उसके बाद जाके ना लीवर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट इज रिलीज। अब लीवर में तो स्टोर हो गई, आज जब लीवर से रिलीज होनी है तो क्या होगा, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन आएगी जो कि इनको बाइंड करेगी और इनको ले जाएगी इंटेस्टाइन की तरफ। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो रेटिनोल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये एक रिसेप्टर होता है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, RAR, ये जाके ना उसके साथ में कंबाइन होगी। अब रेटिनोल सॉरी रेटिनोइक एसिड और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर को जो कम्प्लेक्स है ना, इसमें जाना है, जाके DNA पे बाइंड करना है और रिस्पॉन्स एलिमेंट को बाइंड करना है। और यहाँ पे जाके ना इसने DNA में क्या करानी है, RNA प्रोडक्शन करानी है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करानी है। फिर जो RNA प्रोड्यूस होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी और वेरियस प्रोटीन जो होंगी ना वो प्रोड्यूस होंगी। अब बहुत सारी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, लाइक कोलेजन की जब ज़रूरत है तो वो भी प्रोड्यूस हो जाती है, और इसके अलावा दूसरी प्रोटीन भी सिमिलर वे में प्रोड्यूस होंगी। ये अक्सर पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो यही वाला हम ये छोटी सी बात बताएंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ विटामिन ए। तो फंक्शन इसके 4 हैं। सबसे पहले विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल में क्या होगा कि विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं ना, रॉड्स, इनका कंपोनेंट होता है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन कैसे बनेगा, 11 सीज रेटिनल इसमें प्रेजेंट होता है और एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन, मतलब 11 सीज रेटिनल और ऑप्सिन कंबाइन होकर ना रोडोप्सिन बनाएंगे। अब जब रोडोप्सिन पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगी, ब्रेक डाउन होगा इसका। ये 11 सीज ये किस में कन्वर्ट होगी, ऑप्सिन में, और 11 ट्रांस रेटिनल में, मतलब जो सीज रेटिनल था ना वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फिर क्या होगा, जो 11 सीज रेटिनल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो 11 ट्रांस रेटिनल की, वो 11 ट्रांस रेटिनल जो है ना वो किस में कन्वर्ट होगा, 11 ट्रांस रेटिनोइक एसिड में। अब जो 11 ट्रांस रेटिनोइक एसिड है, सर ये थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि रॉड में क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किससे बन रही है, 11 ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन से। अब जब क्या होगा, इस पर लाइट पड़ेगी, 11 सीज रेटिनल और ऑप्सिन का कम्प्लेक्स, मतलब जो रोडोप्सिन है ना, ये क्या रिलीज़ करेगी, 11 ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन। अब जो 11 ट्रांस रेटिनल है ना, इसको हमने 11 सीज रेटिनल में कन्वर्ट करना है, ताकि ये फिर से विटामिन ए मतलब रॉड्स का कंपोनेंट बने। तो क्या होगा, जो 11 ट्रांस रेटिनल है ना, ये 11 ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट होगा, और फिर जो 11 ट्रांस रेटिनोल है, ये क्या होगी, फिर से चेंज होगी और ये 11 सीज रेटिनल में कन्वर्ट होगी, और फिर ये फिर से रोडोप्सिन का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज एपिथेलियल सेल में रोल। तो इसने क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल की ग्रोथ करानी है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में रोल है। इसने क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है, और इसके अलावा मेल में और जो फीमेल है इनमें फीटल रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करना है, और इसके अलावा एपिथेलियल सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी इसने करानी है।
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लीवर, किडनी, क्रीम, बटर, एग, मिल्क और इसके अलावा जो येलो और ऑरेंज जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट। तो इसकी 1900 रेटिनॉल एक्टिविटी जो होती है ना इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी रेटिनॉल की या रेटिनाइल एस्टर्स की या विटामिन ए की, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा, उसको रात को नज़र नहीं आ रहा अब, और वो डीम लाइट में देख नहीं सकेगा। अब क्या होगा, जो रॉड्स है ना इनका कंपोनेंट है रोडोप्सिन का कंपोनेंट है विटामिन ए। तो क्या होगा, अगर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से क्या होगा, जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। जीरोफ्थैल्मिया ये है कि कंजक्टाइवा और कॉर्निया, मतलब जो आई में वाइट सा वो पार्ट प्रेजेंट है ट्रांसपेरेंट सा, इसकी ड्राइनेस हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगी, स्कार्स बन जाएंगे और इसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो अक्सर ये ना पूछा जाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस कैसे होती है, तो हम बताएंगे कि क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा होगी और इसकी वजह से क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगी, स्कैर्स बन जाएंगे और ब्लाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्नी। और अब जो डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम है लाइक एक्नी वगैरह है, तो इनकी जो होती है ना ट्रीटमेंट के लिए जो होता है ना, विटामिन ए की फॉर्म होती है ट्रिटियोनिन, वो यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो होती है ना इसकी वजह से मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये लीकेमिया की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी है कि अगर एक्सेस ऑफ विटामिन है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर विटामिनोसिस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये बात पूछी जाती है। इसमें क्या होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, प्रीयूरेटिक हो जाएगी, लीवर इनलार्ज हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, इंटरक्रीनियल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें ट्रेटोजेंस के तौर पे एक्ट करेगा और फीटल में जो है ना सारी डिजीज़ वगैरह काज करेंगी। तो अगर मतलब माइल्ड केस ऑफ एक्नी है तो उसको वैसे ही ट्रीट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक्नी बहुत ज़्यादा है या किसी चीज़ से नहीं ट्रीट हो रही तो तब विटामिन ए से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी वगैरह तो अबॉर्ट कराया जाता है ताकि ये डायरेक्टोजेंस के तौर पे एक्ट ना करे। और इसके अलावा ये इस जो ट्रीटमेंट, इसकी एक और साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस प्रोड्यूस कराएगी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टीरोल्स है और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक एसिड है। और इसका फंक्शन क्या है, इसने भी विटामिन ए की तरह ही जाना है जाके एक 125 डाई OH-D3 जो कम्प्लेक्स है इसने जाके एक रिसेप्टर आर से बाइंड करना है और उसी तरह से जाके डीएनए को बाइंड करना है और प्रोटीन जीन ट्रांसक्रिप्शन करानी है और प्रोटीन प्रोड्यूस करानी है। बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म है। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो सनलाइट का रोल है, ये अक्सर ऐसे क्यों में पूछा जाता है। तो सनलाइट में क्या होगा, D7D जो हाइड्रो कोलेस्ट्रोल है ना, ये क्या होता है, कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस का इन वो होता है, इंटरमीडिएट होता है, वो कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, कोलिकैल्सिफेरॉल जो है ना वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में। और डाइट जो है ना इसमें एर्गोकैल्सिफेरॉल जो होगा ना वो प्लांट्स वाली डाइट में होगा और इसी तरह से कोलिकैल्सिफेरॉल जो है ना वो एनिमल वाली डाइट्स में होगा। और इसके अलावा जो डाइट्री विटामिन डी होता है ना वो काइलोमाइक्रोन के तौर पे प्रेजेंट होगा। और इसकी ना ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्लांट में कौन सी फॉर्म होती है, एनिमल में कौन सी फॉर्म होती है और स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, तो ये अच्छे से करनी है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सिफेरॉल। अब जो कोलिक एल्सिफेरॉल आया है ना, यहाँ पे क्या है ना, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है बाय 25 हाइड्रोक्सीलेज। मतलब कोलिक एल्सिफेरॉल की 25 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होनी है और ये 25 हाइड्रो कोलिक एल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होना है। ठीक है ना। इसको कैल्सीडायोल भी कहते हैं जो कि प्री डोमिनेंट फॉर्म है प्लाज्मा में और मेन स्टोरेज फॉर्म में। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। मेन स्टोरेज फॉर्म इज 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सिट्रोल, जिसे कैल्सीडायोल भी कहा जाता है। अब जो 125 कोलिक एल्सिफ्रोल है ना, इसकी क्या है, एक और हाइड्रोक्सीलेज आएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सिफ्रोल 1 हाइड्रोक्सीलेज। इसकी हाइड्रोक्सीलेशन कराएगा और इसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सिफ्रोल मतलब कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करेगा जो कि मेन वर्किंग फॉर्म है। अब जो रेगुलेशन इसकी जो है ना वो पीटीएच से होती है, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को देखते हुए ना पिट्यूटरी ने पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ कराना है। पैराथायराइड हार्मोन जो है ना ये 1 हाइड्रोक्सीलेज रिलीज़ करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, कोलिक एल्सिफेरॉल की हाइड्रोक्सिलेशन होगी और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और विटामिन डी इंक्रीज़ होगा। तो फंक्शन ऑफ विटामिन डी नेक्स्ट है, तो ये क्या करेगा, एक तो
कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करेगा। कैसे? ये क्या करेगा, ये डाइट से एब्जॉर्प्शन करेगा, इसके अलावा इंटेस्टाइन में अपटेक इंक्रीज़ करेगा, लॉस ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट करेगा, मतलब किडनी में रीअब्जॉर्ब कराएगा, और इसके अलावा बोन रिजॉर्प्शन होगी, मतलब बोन से जो कैल्शियम है ना वो सारा बॉडी फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, ब्लड की तरफ। उसके बाद इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन है यही कि इसने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन इंक्रीज़ करनी है। एक कैलबाइंडिन प्रोटीन ये सिंथेसाइज करेगा, जैसे विटामिन ए जो था ना वो कोलेजिन बना रहा था ना, इसी सेम मैकेनिज्म से जो मैंने पहले भी स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, उसी से ये कैलबाइंडिन बनाएगा, वो कैल्शियम को बाइंड करेगी और अपटेक को इंक्रीज़ करेगी। लेकिन जो बोन है ना उसके लिए इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है कि अगर एक्सेस विटामिन डी है तो इसकी वजह से क्या होगा, बोन से सारा कैल्शियम जो है ना वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा और बोन वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी, ये फैटी फिश, एग, लीवर, यॉक वगैरह में प्रेजेंट है। इसके सोर्सेज अक्सर पूछे जाते हैं, आरडीए भी अच्छी से करनी है, ऐसे क्यों आ जाता है। एक ऐसे क्यों आता है कि जो चिल्ड्रन है उनको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन क्यों की जाती है। इसकी काज ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना उसमें विटामिन डी नहीं है, तो इसकी वजह से इसकी सप्लीमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंडिकेशन। अब इसमें ना न्यूट्रिशनल रिकेट होता है और ऑस्टियोमैलासिया। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जो रिकेट्स है ना वो मतलब बच्चों में स्टार्ट से ही होता है कि कोलेजन की कमी है, इसकी वजह से ना सॉफ्ट और प्लाइएबल बोन्स होंगी और इनकी इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन हुई है। लेकिन जो ऑस्टियोमैलासिया ना इसमें क्या है कि डेफिशिएंसी होने की वजह से ना जो प्री एग्जिस्टिंग बोन्स हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, उनमें क्या होगा, सारा मतलब कैल्शियम वो होगा बाहर निकलता जाएगा ब्लड में, और इससे क्या होगा, बोन जो होती है ना वीक होती जाती हैं, और इसकी काज जो होती है ना वो इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू लाइट है। और इसके अलावा ये नॉर्थन लैटिट्यूड में कॉमन होता है। नेक्स्ट इज रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बन नहीं रही, तो इससे कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ना विटामिन डी वो दी जाती है कि ना सप्लीमेंटेशन की जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि फॉस्फेट लोअरिंग ड्रग्स भी दी जाती हैं ताकि फॉस्फेट लो हो और मतलब क्रिस्टल्स ना बने। और हाइपोथायराइडिज्म भी, अगर मतलब लेक ऑफ पीटीएच है तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। और इसके बाद इनकी ट्रीटमेंट के लिए कैल्सीट्रोल यूज़ किया जाता है और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी है। अब टॉक्सिसिटी में क्या होगा, एपिटाइट, नोज़िया, थर्स्ट, स्टupor, और इसके अलावा बोन वगैरह वीक हो जाएंगी। और इसके अलावा एक्सेस जो होता है ना विटामिन डी, नॉर्मली जो होता है ना वो स्किन में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट इज विटामिन के जो है ना इसने क्या करनी है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब कार्बोक्सिलेशन करनी है ग्लूटामिक एसिड की गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट करना है। और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन वगैरह में भी इसका रोल है कि उनकी मॉडिफिकेशन करनी है। उसकी 3 फॉर्म होती हैं, ये अक्सर ऐसे क्यों पूछा जाता है इसकी कौन सी 3 फॉर्म है। K1 जो कि फाइलोक्वानिन है, नेक्स्ट इज K2 जो कि मैनोक्वानिन है, और सिंथेटिक फॉर्म जो है ना मैनोडायोन, K3 इसकी फॉर्म है। ये 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर ऐसे क्यों पूछा जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन। इसने एक तो क्या करना है, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करनी है, मतलब जो ग्लूटामिक एसिड है ना इसको गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट करना है। फैक्टर 2, 3, 2, 7, 9 और 10, 2 के साथ 9 और 10 इससे याद करना है। इनकी प्रेजेंस में ना इसने इसको कन्वर्ट करना है, और मतलब गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज के ज़रिए। और ये जो गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज है ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्वानिन फॉर्म की प्रेजेंस में अपना फंक्शन करेगा, और इसको इनिबिट जो करती है ना वो वार्फरिन एक ड्रग है जिसने क्या करना है, इनिबिट करना। तो अक्सर वार्फरिन का रोल पूछा जाता है। अब जो वार्फरिन है इसने क्या करना है, गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होने देनी, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे और इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ प्रोथ्रम्बिन विद मेम्ब्रेन। अब जो प्रोथ्रम्बिन है ना इस पर क्या है, 2 COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये नेगेटिव जो है ना ये अपने साथ कैल्शियम को बाइंड करेंगे, तो ये जो कैल्शियम है ना इसने जाके मेम्ब्रेन के जो फॉस्फेट है ना वो नेगेटिवली चार्ज है, इधर से कैल्शियम पॉजिटिव है, तो इसने फॉस्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लेना है, और इससे क्या होगा, इसकी एग्रीगेशन करानी है, और मतलब प्रोथ्रम्बिन जो है ना वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगी। और इसके अलावा जो गैमा कार्बोक्सिलेट ग्लूटामेट है ना ये विटामिन के अलावा अदर प्रोटीन में भी प्रेजेंट है। इनमें ऑस्टियोकैल्सिन है और प्रोटीन सी और एस है। ये अक्सर ऐसे क्यों में पूछा जाता है, तो ये छोटी सी बात है। ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटीन सी और एस में भी गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कैबिज, केल, स्पाइनच, एगजॉक और लीवर, मतलब के वाली ज़्यादातर हैं। और इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, वैसे तो मेनली होती नहीं है क्योंकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं जो इसको प्रोड्यूस करें, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो भी जाए तो इसकी
वजह से क्या होगा, हाइपरप्रोथेम्बोनीमिया होगा, मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी वार्फरिन जो होती है ना वो भी इसकी काज होती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन न्यू बॉर्न। अब जो न्यू बॉर्न है ना, इनमें क्या होगा, एक तो इनकी जो इंटेस्टाइन है ना वो सारी स्टीराइल है, मतलब उनमें बैक्टीरिया नहीं है, विटामिन के प्रोड्यूस नहीं हो रहा। नेक्स्टली मदर मिल्क में भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि बच्चों में विटामिन के की डेफिशिएंसी अक्सर ऑब्जर्व होती है। तो इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस जो होता है ना, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि चाइल्ड में क्यों होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ये छोटा सा एमसीक्यू है, इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी में क्या होगा कि अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए जो है ना, ये अल्फा टोकोफिरोल से मिलकर बना होता है, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। मैंने बताया था ना 3 विटामिन थे जो एंटीऑक्सीडेंट थे, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी। वंस अगेन टेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेजिटेबल्स में, लीवर में और एग वगैरह में प्रेजेंट होता है, और इसने क्या करना है, पर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो होती है, लिपिड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, और मतलब ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन होगी और टिश्यू वगैरह डैमेज होंगे, और इसकी इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी नहीं होती।